नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं। वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा, आगे विधानसभा का चुनाव है और चुनाव लड़ने का फैसला जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है वो निर्णय अंतिम होता है। सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है और उन्होंने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेंगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं। नेतृत्व भी ठीक नहीं है। देखिए, स्वागत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की अगमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं। वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, वो देश को नहीं मानते। देखिए, स्वागत है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने हमारे सहयोगी ओपी शर्मा से खास बातचीत की। उस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर निशाना साधा। डांडा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान। हरियाणा में लोकसभा का प्रचार जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशियों का हरियाणा में विरोध सामने आया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा, उनसे बात करते हैं। सर, इस जो एक तरह से विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, इसको आप एक सियासी पार्टी से जुड़े होने नाते कैसे देखते हैं? देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जैसा व्यवहार किया हमारे साथ, लोग जब रोजगार मांगने गए तो लाठियां मिली, महिलाएं सम्मान मांगने गई तो लाठियां मिली, सरपंच अधिकार मांगने गए तो लाठियां मिली, किसान एमएसपी मांगने गए तो लाठियां मिली। तो लोग कह रहे हैं जैसा व्यवहार बीजेपी ने 10 साल तक हमारे साथ किया, अब जब बीजेपी के लोग चुनाव में आएंगे वोट मांगने के लिए तो वैसा ही व्यवहार का सामना उनको गांव में करना पड़ेगा। आप उदाहरण भी देख सकते हैं कि 10 उम्मीदवार बीजेपी घोषित कर चुकी है। 5 उम्मीदवार तो अभी कैंपेन शुरू ही नहीं किया, उन्होंने निकले नहीं प्रचार के लिए। जो 5 उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए निकले उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अशोक तंवर जी हों सिरसा से, चाहे वो हिसार से रणजीत चौटाला जी हों, चाहे वो सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली जी हों, चाहे वो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी हों। इन तमाम लोगों को जब ये फील्ड में जा रहे हैं इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, 10 साल में किया क्या मोदी सरकार ने वो पूछ रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इनको वापस गांव से लौटना पड़ रहा है विरोध के चलते। सर, अगर 2019 की बात करें, इसी तरह के वाकये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ रोहतक और सोनीपत में भी पेश आए थे। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जनता के बीच में कह गए थे इनका विरोध ना करें, काले झंडे ना दिखाएं, और शायद उसका नतीजा ये निकला कि दोनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के सामने आए। और उसके बाद भाजपा ने कहा कि ये जो विरोध था ये एक तरह से स्पॉन्सर विरोध था और जनता ने इसका जवाब दिया। देखिए, जहां इस तरीके का स्पॉन्सर विरोध होगा उसको राजनीतिक कारणों से हो सकता है कि जनता पे उल्टा प्रभाव पड़े, लेकिन इस बार तो आम जनता, मैं आपको उदाहरण दूं तो कोई 1-2 इंसिडेंट नहीं है। सिरसा के अंदर आप देखिए, जब अशोक तंवर जी प्रचार के लिए गए तो फतेहाबाद के गांव करनौली, एहली सदर, हुक्मावाली, अलीका, कारियां और हड़ौली समेत दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पे गांव वालों ने उनका विरोध किया, उनको घुसने नहीं दिया। उसके बाद टोहाना विधानसभा में खनौरा, अमीन, फतेहपुरी ऐसे गांव हैं जहां पे कार्यक्रम तय करने के बावजूद भी कार्यक्रम हो नहीं सके, गए नहीं अशोक तंवर जी वहां पे विरोध के चलते। रतिया में विधानसभा में कई गांवों में उनका विरोध हुआ। इसी तरह से रणजीत चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरीके का बयान दिया, अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उनका पूरे इलाके में विरोध हो रहा है। ये इस तरीके का विरोध है जहां पे लोग न सिर्फ इनके व्यक्तिगत व्यवहार का, व्यक्तिगत कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं।
जब मोहनलाल बड़ोली जी ने यह कहा पुराने सांसद के बारे में सवाल पूछने पर कि भाई वो तो गए, वो तो है नहीं, अब मैं हूं उम्मीदवार, तो लोगों ने कहा कि छोड़िए पुराने उम्मीदवार को, आप बताइए मोदी जी ने 10 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आपको वोट दे दें। तो मोदी जी की नीतियों पे भी वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये विरोध पूरे तरीके से नीतियों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की। जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक लोगों के साथ किया, ये उसका विरोध है। लोग, जनता, आम जनता विरोध कर रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए एक तरह से स्थिति साफ हो चुकी है। मोटे तौर पर जो अहम प्रत्याशी थे वो मैदान में आ चुके हैं। जेजेपी के कह सकते हैं बाकी हैं या बसपा के बाकी हैं। तो वर्तमान इतने दिनों से प्रचार पार्टी की तरफ कर रहे हैं, किस तरह की अपने आप को कहां खड़ा देख रहे हो? बहुत जबरदस्त रिस्पांस कुरुक्षेत्र के अंदर है और मुझे लगता है पहली बार ऐसा प्रचार कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र की जनता देख रही है कि 900 से ज्यादा गांव होने के बावजूद एक एक गांव में जाके वोट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मांग रहे हैं। लोग इस जमीन के ऊपर संघर्ष को देख के ही उनके कायल हो रहे हैं कि कोई पहली बार जमीन पे काम करने के लिए आया है, जमीन पे संघर्ष कर रहा है कोई व्यक्ति। तो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। और लोगों ने यह भी देखा है कुरुक्षेत्र में कि जिसको प्रधानमंत्री जी खुद कुरुक्षेत्र में आके लुटेरा, कोयला चोर कहते थे, उसी व्यक्ति को टिकट दे दी है। तो उसको लेकर भी भारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की है। और मुझे लगता है कि ये एक तरफा बहुमत से यहां पर आम आदमी पार्टी ये सीट जीतने वाली है। सर एक सवाल कि 4.5 साल तक हरियाणा में सत्ता में सहयोगी रहे जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता या पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो वहम में है, 200 भी पार नहीं हो पाएंगे। मतलब 12 तारीख के बाद अचानक क्या बदला, कैसे देखते हो इसको? नहीं, निश्चित तौर पे पूरे देश में माहौल बदला है। जो ये बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाता है तो वो अटपटे बयान देता है कि उसको उसका रिस्पांस मिले, उसका कोई जवाब दे। ये सच्चाई तो आप 200 छोड़िए, 400 वाले आज के दिन में 40 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उम्मीदवार जब प्रचार करने ही ना निकल पाए घर से, तो इसका मतलब जमीन पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और ऐसे हालात हमने पूरे देश के कई चुनाव के अंदर देखे हैं। जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर उसके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है, उनको जबरदस्त विरोध का सामना हर जगह करना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ प्रासंगिकता हासिल करने के लिए जेजेपी और आईएनएलडी के नेता कुछ बयान दे रहे हैं। आज के दिन हरियाणा की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। एक संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, केजरीवाल जी की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में एक तरह सुनवाई पूरी हो गई है, किस तरह से देखते हैं? उपवास का भी एक कार्यक्रम है गिरफ्तारी के खिलाफ। देखिए, ये संघर्ष जारी रहेगा। संजय सिंह जी ने कल भी जमानत मिलते ही जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये सेलिब्रेशन का समय नहीं है, ये संघर्ष का समय है। ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा है, जबरदस्त साहस है तानाशाही से टकराने का। हम इस तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देंगे, संविधान के दम पे जवाब देंगे, और अंत में आप देखेंगे कि संविधान जीतेगा और तानाशाही हारेगी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जो प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी जन नीतियों का ही परिणाम है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव राजेश सिंगला के निवास पर हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल पहुंची, जिनका नगर के विभिन्न संस्थाओं सहित विद्वान पंडितों और ब्रह्मचारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ और पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी उमा सुधा भी मौजूद रही। वहीं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लोग तो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो उनके पति ओम प्रकाश जिंदल के समय से जिंदल परिवार से जुड़े हुए हैं। इसी मौके पर उमा सुधा ने भी सावित्री जिंदल से कहा कि कुरुक्षेत्र में मां आई है। यहाँ पर आई हूँ तो ये सारा का सारा मेरा अपना परिवार है। मैं अपने परिवार के लोगों से मिल रही हूँ। मुझे कई दिन के बाद मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब से शुरू में जिंदल साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने ये मेरा पूरा परिवार बना के मुझे परिवार दिया था। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। मैं सबसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि चुनाव का संखनाद हो चुका है, तो मैं अपने बच्चों से सबसे मिलने के लिए आई हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं।
क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है, नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं, गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं। इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर, नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में, किसी के पास। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी पर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है। पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता ने कंगना रनौत के प्रति इस तरह का बयान दिया था। सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी, द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है। परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। और सुरजेवाला जी को मैं बता दूं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनकी सोच है। इनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल कर देख लो, इनकी सोच पता लग जाएगी। खबर अंबाला से है, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रणदीप सुरजेवाला की तरफ से अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुरजेवाला के इस बयान ने उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये बोलकर उन्होंने ये बता दिया कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। ऐसे तो सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने अफसोस जताया है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी मां ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे, मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो लिमिट है ना, वो क्रॉस कर दी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां के थाना से चंद कदमों की दूर पर जैन मंदिर के पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई है। मंदिर के पुजारी की लाश सबसे पहले पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला ने देखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर पुजारी साहब, तो आपकी जो रेडी है, जैसे पता चल रहा है हमें कि आपके पास से कुछ मन चोरी हुआ है, क्या हुआ? और गुटखा लेंगे और पैसे भी लेंगे, थोड़ी बहुत सिक्के। आप लोगों के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? आपके कमरे में ताले टूटे, कोई और कमरे ताले टूटे हो? नहीं, हमारे ताला गेट में कुंडा लगा दिया था बाहर से। आपके पास से किसने खोला? फिर बाहर से आगे वाले से तो आगे हैं।
पीछे फिर हमने लगाया, हमने खोला गेट लगा हुआ। ये हादसा कितने बजे आपको पता चला कि ये हादसा हुआ है? सुबह कितने बजे देखा आपने? हम तो 4 बजे उठे। सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि जैन धर्मशाला में किसी आदमी का मर्डर हो गया था। लोकल पुलिस चली गई थी, सीआईए की यूनिट गई थी, उच्च अधिकारी आ गए थे मौके पर। और मृतक का नाम हुक्म सिंह है, 70 साल के करीब उम्र है। वो साथ वाले जैन मंदिर में ही पुजारी है वो। और उसके पड़ोस में रहने वाला दान सिंह के स्टेटमेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेश से एसआईटी बना दी गई है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तार कर। चलिए तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group